एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम क्रैकर बैच के एक नए एपिसोड में। और आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। केमिस्ट्री में ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चैप्टर का नाम है आपका परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन चुके हैं और इस बार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही शानदार तरीके से इसके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक्स को समझते हुए चलेंगे और जिस लाइन से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बना है उस लाइन को मैं आप सभी को बताते हुए भी चलूँगा कि इस लाइन पे आपको ध्यान रखना है ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बन चुका है जिससे आप उस लाइन पे कंसंट्रेट कर पाएँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं और एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के पार्ट 1 के माध्यम से इसके जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं उन सभी को हम टच करेंगे। बेशक वीडियो लंबा होगा, लगभग 1 घंटे के बराबर होने वाला है वीडियो, लेकिन ये है कि चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगी। और ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसको आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, कुछ चीज़ें आपको बस समझने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अच्छा, इसके क्वेश्चन आंसर हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लीजिएगा। परमाणु संरचना स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है स्टूडेंट परमाणु की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, शुरू में हमें ये पता नहीं चल पाया था कि परमाणु है क्या, चाहे परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अध्ययन किया और इसके बारे में कुछ अपने विचार रखे जो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, परमाणु के केंद्र में एक तरीके से नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? एक नाभिक होता है जिसका आकार परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। यह परमाणु के अधिकांश भाग को धारित करता है और नाभिक पर विद्युत धन आवेश होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया था कि नाभिक पे कैसा आवेश होता है, तो नाभिक पर विद्युतीय धन आवेश होता है। ठीक है, यह ऋणावेशित कणों अर्थात इलेक्ट्रॉनों से घिरा रहता है और इन बाह्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही परमाणु का व्यास निर्धारित होता है। तो ओवरऑल अगर हम संरचना बनाए परमाणु की, तो ये मान लीजिए एक परमाणु है ना। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि परमाणु के बीच में यानी मध्य में एक नाभिक होता है। ठीक है, परमाणु के मध्य में मतलब परमाणु का आकार जो है वो एक तरीके से जो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, वो नाभिक जो है वो परमाणु के आकार से बहुत छोटा होता है। ठीक है, और नाभिक जो होता है वो विद्युतीय रूप से धन आवेशित होता है और छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर जो है वो एक तरीके से स्थित होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के कारण जो नाभिक का व्यास है वो परमाणु का जो व्यास है वो एक तरीके से कंसीडर किया जाता है बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से ही। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ एक संरचना थी। बहुत सारी संरचनाओं पे भी बात करेंगे कि शुरू में परमाणु को लेके क्या क्या कल्पनाएं की गई, फिर किनकी थ्योरी जो है वो फेल हुई, किनकी पास हुई, इस तरीके से किनमें जो है वो कुछ सुधार किए गए। ये सारी बातें हम इस पूरे चैप्टर के माध्यम से करेंगे। तो परमाणु के बारे में जो सबसे पहले वैज्ञानिक ने बताया था वो थे जॉन डाल्टन और उन्हीं के परमाणु सिद्धांत को हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ करेक्शन भी किया गया है, लेकिन जो सबसे पहले जो परमाणु की संरचना के बारे में नींव रखे वो थे जॉन डाल्टन। ठीक है, डाल्टन साहब ने अपने नियमों के आधार पर कुछ परिकल्पनाएं दी, कुछ हाइपोथेसिस दिया और इनकी परिकल्पनाएं हम पढ़ते आ रहे हैं। जिसमें सबसे पहली परिकल्पना थी क्या कि तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, जिन्हें एटम कहते हैं। जो तत्व होता है, एलिमेंट होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या होता है, ये बना होता है और इन्हीं हम छोटे कणों को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। इन्होंने दूसरे पॉइंट में अपने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, यानी कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात परमाणु को किसी भी विधि द्वारा अन्य सूक्ष्मतम कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी आधुनिक अगर परमाणुवाद आप पढ़ेंगे तो उसमें यह बताया गया है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि विभाज्य हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अन्य मूल कणों में भी विभाजित हम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सबसे पहले इन्होंने बताया था तो इनकी एक तरीके से
एटॉमिक थ्योरी को पढ़ना ज़रूरी है। तो इन्होंने बताया था कि परमाणु अविभाज्य है, अर्थात परमाणु को किसी भी विधि द्वारा अन्य सूक्ष्मतम कणों में हम विभाजित नहीं कर सकते। ये किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहा था। अगले पॉइंट में डाल्टन साहब कहते हैं कि परमाणु न तो नष्ट किए जा सकते हैं और न ही उत्पन्न किए जा सकते हैं। डाल्टन का अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य सभी गुण एक दूसरे के समान होते हैं, यानी कि आइडेंटिकल होते हैं। अगला पॉइंट है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान और अन्य गुणों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब अलग अलग तत्व अगर रहेगा तो उनका परमाणु आकार भी अलग अलग रहेगा और उनके द्रव्यमान भी जो है वो अलग अलग रहेंगे और उनके गुण भी अलग अलग रहेंगे। ये डाल्टन साहब ने बताया था। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तनों में परमाणु अपनी निजी सत्ता बनाए रखते हैं, मतलब इंडिविजुअल रहते हैं रासायनिक परिवर्तनों में। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरल गुणित अनुपात में, यानी एक संबंधी एक हो गया, एक संबंधी दो हो गया, दो संबंधी तीन हो गया, इस तरीके से सरल अनुपात में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। और यही जो एक तरीके से आप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के रूप में इसको पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और बातें बताई गई हैं कि डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर किसी भी तत्व का छोटा से छोटा अविभाज्य कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है वो परमाणु कहलाता है। यह डाल्टन के अकॉर्डिंग था। तो हमने यहाँ पे पढ़ा डाल्टन का परमाणुवाद, यानी कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो परमाणु शब्द की बात हो रही है ना दोस्त, ये परमाणु शब्द ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, जिसका ग्रीक शब्द में जो है वो परमाणु को हम एटोमियो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एटोमियो से मिलकर ये शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसका नाम पड़ा है। ठीक है, आधुनिक परमाणुवाद क्या है, यानी कि जो डाल्टन का परमाणुवाद था उसमें जो सुधार किया गया, उसके बाद जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई उसमें क्या बताया गया, आधुनिक रूप से इसमें क्या सुधार किया गया, ये चीज़ बताया गया है। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, जो कि डाल्टन साहब ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य है। तो सबसे पहली चीज़ यही सही की गई कि परमाणु जो है वो अविभाज्य नहीं है, मतलब उसको हम विभाजित कर सकते हैं। और किस में विभाजित कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में और बहुत सारे अन्य फंडामेंटल पार्टिकल्स यानी कि मूल कणों में हम विभाजित कर सकते हैं। और ये जो परमाणु होता है वो इन्हीं से मिलकर बना होता है। ठीक है, ठीक है। अब अगला पॉइंट परमाणुवाद में, आधुनिक परमाणुवाद में ये आता है कि एक ही तत्व के जो परमाणु हैं वो भिन्न भिन्न द्रव्यमान के हो सकते हैं, जबकि डाल्टन साहब ने कहा था कि एक ही तत्व के जो परमाणु हैं वो समान द्रव्यमान के ही होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे आधुनिक परमाणुवाद में ये स्पष्ट किया गया है कि एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, एक ही एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो अलग अलग द्रव्यमान, अलग अलग मास के भी हो सकते हैं। ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं, जो एक ही तत्व के हैं लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोटोप, यानी कि समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग होता है। ओके, इन तत्वों का परमाणु क्रमांक समान होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप जानते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम, है ना। इनके परमाणु भार को देखेंगे तो 1H1 होता है, प्रोटियम का 1 हो गया। ठीक है, 1H2 होता है, 2 हो गया परमाणु भार। 1H3 होता है, 3 हो गया परमाणु भार। जबकि आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक 1 ही चल रहा है। तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स कहते हैं। ओके, आधुनिक परमाणुवाद में अलग अलग पॉइंट्स भी रखे गए हैं, जिसमें कुछ एक और पॉइंट आपको एक्सप्लेन करते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के, अर्थात भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। और ऐसे परमाणुओं को आप समभारिक कहते हैं, यानी आइसोबार्स कहते हैं। ठीक है, देखिए तत्वों के परमाणु संयुक्त होकर क्या करते हैं? अणु बनाते हैं, न कि यौगिक। जो परमाणु होते हैं वो आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं? अणु, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले सूक्ष्मतम कण है। जैसे कि परमाणु को यहाँ पे बताया गया है कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते।
लेकिन अणु जो होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में रहने वाले सबसे छोटे कण हैं, सूक्ष्मतम कण हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो कौन है। तो यहाँ पे देखिए अणु है। क्या है? अणु है। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है परमाणु। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि यौगिकों में तत्वों के परमाणुओं के सरल गुणित अनुपात होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा होती है। जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, यहाँ से पूछा भी गया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया किनके आदान प्रदान से होती है? तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होती है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है स्टूडेंट। अगला आपका पॉइंट है कि यद्यपि परमाणुओं को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तथापि नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा भारी तत्वों के परमाणुओं को हल्के तत्वों के परमाणुओं में तथा हल्के तत्वों के परमाणुओं को भारी तत्वों के परमाणुओं में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब एक दूसरे में रूपांतरण किया जा सकता है। तो ये चीज़ एक आधुनिक परमाणुवाद के रूप में, यानी कि मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के रूप में आप चीज़ें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब जहाँ जहाँ से प्रश्न बन रहा है वहाँ मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ कि इस तरीके से आपका प्रश्न बनता है या बन भी चुका है। अगला आपका इम्पॉर्टेंट हेडिंग है परमाणु के मूल कण, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अन्य मूल कणों से मिलकर बना है। तो आइए इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुछ गुणों के बारे में जान जाते हैं, इनके बारे में कुछ जान जाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का संकेत ई होता है, ई पे माइनस इस तरीके से चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का संकेत है। ये जो होता है वो एक प्रकार का ऋण आवेशित कण होता है और परमाणु का अत्यंत छोटा कण होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश का मान कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कैसा होता है? ऋण आवेशित होता है। इसका भार हाइड्रोजन के भार का कितना भाग होता है? तो 1/1837वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 × 10⁻31 किग्रा होता है। इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एक मेजर टॉपिक है, बस आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखना है जितनी मैंने आपको बताई हैं। अगला टॉपिक आता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन है उस पर चार्ज होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसे हम स्मॉल p से एक तरीके से डिनोट करते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात तो हो गई, प्रोटॉन की बात हो रही है ना। तो प्रोटॉन की खोज जो है वो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। इस पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश के बराबर होता है। ये कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ये परमाणु का ये भी एक अत्यंत सूक्ष्मतम कण है, ठीक है। और इसका भार जो होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के भार के लगभग बराबर होता है। तो इतनी चीज़ें आप प्रोटॉन से रिलेटेड ध्यान रखेंगे। अगला है आपका साहब न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो ये विद्युत रूप से उदासीन होता है, इस कण पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अलावा न्यूट्रॉन को जो है वो हम स्मॉल n या 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1.6750 × 10⁻⁻27 किग्रा होता है और हाइड्रोजन परमाणु के भार के ये भी लगभग बराबर होता है। तो इतनी चीज़ें आपको न्यूट्रॉन से संबंधित ध्यान रखनी है, ठीक है साहब। हमने इतनी चीज़ें न्यूट्रॉन से संबंधित ध्यान रख लिया। यहाँ पे कुछ टेबल बनाई गई हैं जहाँ पे कुछ बातें प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ पे गुण लिखा गया है, इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, प्रोटॉन लिखा गया है और न्यूट्रॉन लिखा गया है,
ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, आवेश के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस में 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है। उतना ही आवेश प्रोटॉन पे प्लस के रूप में होता है और न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है, यानी कि शून्य होता है। ठीक है, आवेश संख्या इस पर -1, इस पर क्या होती है +1 और इस पर 0 होता है। भार जो होता है यानी कि द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणे 10 की घात -31 की ग्रा, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात -27 की ग्रा और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10 की घात -27 की ग्रा। हाइड्रोजन के सापेक्षिक भार कितना होता है, एक प्रोटॉन का 1837 और न्यूट्रॉन का आपका कितना होता है 1839 होता है। ठीक है, तो ये टेबल भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि अगर वो चीज़ भी ध्यान रख लेते हैं इलेक्ट्रॉन के जो मैंने मूलभूत गुण बताया था तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग के बारे में बात करते हैं जो कि है कैथोड एवं एनोड किरणें, है ना। कैथोड एवं एनोड किरणों के से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कहाँ से और किस तरीके का प्रश्न आपके प्रवेश परीक्षा में पूछा गया है। चलिए भाई, सबसे पहले हम कैथोड किरणों के बारे में बात करते हैं, यानी कैथोड रेज के बारे में बात करते हैं। ये क्या होती हैं, तो देखिए जो विसर्जन नलिका होती है उसमें कम दाब पर एक वैद्युत कुचालक गैस में उच्च वोल्टेज धारा को दो इलेक्ट्रोडों के मध्य में अगर प्रवाहित करे जाए तो एक ऋणावेशित कणों की धारा कैथोड से एनोड की ओर प्रवाहित होने लगती है और इन किरणों को जो क्या कहते हैं, इन किरणों को हम कैथोड किरणें कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से तो प्रश्न नहीं पूछता है कि कैथोड किरणें क्या है, लेकिन इसके प्रॉपर्टीज से प्रश्न आपके प्रवेश परीक्षा में काफ़ी पूछा गया है। कैसे पूछा गया है कि कैथोड किरणों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। पहला पॉइंट के माध्यम से ये बताया गया है कि ये किरणें सीधे पथ पर गमन करती है। तो क्वेश्चन यहीं से राइज हो जाएगा कि कैथोड किरणें किस पथ पर गमन करती हैं, तो सीधे या दीर्घवृत्ताकार या वृत्तीय पथ पर या इनमें से कोई नहीं, तो सीधे पथ पर गमन करती हैं। तो एक एक लाइन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तथा अपने पथ के मध्य में रखी ठोस वस्तु की छाया उत्पन्न करती है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, जो कैथोड किरणें हैं ये छाया उत्पन्न करती हैं, अपने मार्ग में रखे किसी भी ठोस वस्तु की छाया ये उत्पन्न करती हैं। अगला पॉइंट है कि ये किरणें द्रव्यमान कणों से निर्मित होती हैं तथा यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है कि ये वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में धन प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं, अतः ये ऋण आवेशित होती हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि कैथोड किरणों की प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित या ऋणावेशित या उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो जो कैथोड किरणों की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति जो होती है वो ऋणावेशित होती है, क्योंकि ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों में जो है वो धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित होती हैं। इससे स्पष्ट है कि अगर ये धनावेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो रही हैं तो ये कहीं ना कहीं ऋणावेशित हैं, क्योंकि धन और ऋण यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में ही अट्रैक्शन देखने को आपको मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट ये है कि ये जिस पदार्थ से टकराती हैं उसे गर्म कर देती हैं। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि कैथोड किरणें अगर किसी पदार्थ से टकराती हैं तो उसका ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है, तो उसको गर्म कर देती हैं। ठीक है ना। अगला पॉइंट है आपका कि कैथोड किरणें एल्युमिनियम तथा अन्य धातुओं को बेध सकती है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कैथोड किरणें टंगस्टन धातु तथा उच्च गलनांक की किसी अन्य धातु पर गिरती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। और जे थॉमसन ने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध किया है कि इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात एक नियतांक होता है। इलेक्ट्रॉनों के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जो है वो एक नियतांक होता है। ये जे थॉमसन ने इसके बारे में ये सिद्ध किया। तो ये कैथोड किरणों के गुण यहाँ पे हमारे निकल के आ जाते हैं। तो गुण यानी प्रॉपर्टीज़ तो आप हमेशा इसका ध्यान रखिएगा। अगला है आपका एनोड किरणें यानी एनोड रेज। तो विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड अगर लिया जाता है तो उच्च वोल्टता उत्पन्न करने पर कैथोड किरणों की विपरीत दिशा में धनावेशित कणों की एक धारा चलती है, जिससे धनात्मक किरणें या एनोड किरणें कैनाल किरणें कहते हैं, है ना। तो
एक तरीके से जो एनोड किरणें हैं उनको धनात्मक किरणें भी कहते हैं और कैनाल किरणें भी कहते हैं। तो कैनाल किरणें किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे एनोड किरणों को कहते हैं। तो क्वेश्चन एक एक लाइन से स्टूडेंट बन सकता है। यहाँ पे हम बात करते हैं एनोड किरणों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों की अल्फा कैथोड किरण और एनोड किरण दोनों की जो है वो आप प्रॉपर्टीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। एनोड किरणें भी सीधी रेखा में चलती है और अपने मार्ग में रखी वस्तु की छाया उत्पन्न करती है, ठीक है। अच्छा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में ये ऋणावेशित सिरों की ओर विक्षेपित होती है, जबकि कैथोड किरणें क्या थी, वो धनावेशित सिरों की ओर विक्षेपित होती थी। लेकिन चूंकि जो एनोड किरणें हैं वो धनावेशित होती हैं, इसलिए ये ऋणावेशित प्लेट की ओर आकर्षित करती हैं, ठीक है ना, आकर्षण इनका उधर की तरफ होता है। तीसरा पॉइंट है कि एनोड किरणें भी अपने पथ में रखे पहिए को घुमा देती हैं, अर्थात उसको गर्म कर देती हैं। अच्छा, अगला पॉइंट है कि किरणों का आवेश द्रव्यमान अनुपात E/m विसर्जन नलिका में ली गई विभिन्न गैसों के लिए अलग अलग रहता है। इन किरणों के लिए आवेश द्रव्यमान का अनुपात इलेक्ट्रॉनों से कम होता है, यानी E/m बराबर क्या हो जाता है, ये एक वैल्यू है, याद रखेंगे 9.579 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय परमाणु मॉडल, है ना। देखिए, रदरफोर्ड ने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग किया जिसको आपको क्लास 9th में भी पढ़ना है, 11th में भी पढ़ना है, ठीक है। रदरफोर्ड ने ये एक काम किया कि सोने की एक पतली पन्नी ली, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सोने की एक पतली पन्नी उन्होंने लिया, रदरफोर्ड साहब ने, कहाँ पे बनाऊँ, हाँ यहीं पे बना लेता हूँ। मान लीजिए ये सोने की एक पतली पन्नी है। सोने की पतली पन्नी पर इन्होंने क्या किया कि अल्फा किरणों की बौछार कर दी। सपोज दैट यहाँ से जो है वो एक यंत्र है और यहाँ से जो है हम अल्फा किरणों की इस सोने की पतली पन्नी पर बौछार कर रहे हैं। सोने की पतली पन्नी पर हम अल्फा किरणों का बौछार किया रदरफोर्ड ने। तो इसके बाद से अपने प्रयोगों में उन्होंने जो देखा वो बड़ा आश्चर्यजनक था और उसी के माध्यम से इन्होंने अपना जो है वो नियम प्रस्तुत किया जिसको रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्ररूप हम कहते हैं, है ना। उन्होंने ये बताया कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो धातु की पन्नी को बेध कर यानी कि छेद करके सीधे निकल जाते हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है यानी कि खोखला है। जब एक तरीके से सोने की पतली पन्नी है और अल्फा किरणों की बौछार कर रहे हैं और कुछ अल्फा किरणें जो है अल्फा कण जो है वो नीचे की तरफ भी मतलब इसको छेद के और बाहर की तरफ निकल जाती हैं, तो हम यही तो कहेंगे कि इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब रिक्त है ये स्थान। तो उन्होंने ये भी कहा, यही कहा कि अल्फा कण धातु की पन्नी को बेध कर सीधे निकल जाते हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, रिक्त है यानी कि खाली है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष इनका क्या निकला कि जो उन्होंने अल्फा कणों की बौछार किया था उसमें कुछ अल्फा कण प्रतिकर्षित हो गए यानी कि रिपल्स हो गए, रिपेल कर दिया उनको, और वो जो है वो मूल पथ से कुछ कोण बनाते हुए विचलित हो गए। जैसे ये एक सोने की पतली पन्नी है, अल्फा कण आ रहे हैं तो कुछ एक तरीके से ऐसे हुआ कि इस तरीके से ये मुड़ गए अल्फा कण, ठीक है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित वस्तु स्थित है, क्योंकि अल्फा कण पर जो चार्ज होता है वो आप सभी जानते हैं +2e होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अल्फा कणों की जो उन्होंने बौछार किया, अल्फा कणों की जब उन्होंने बौछार किया तो उन्होंने देखा जो कि कुछ जो है कुछ किरणें जो है वो प्रतिकर्षित हो गई, प्रतिकर्षित होकर मूल पथ से कुछ कोण बनाती हुई ये जो है वो आगे की तरफ निकल गई, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि केंद्र में कोई ना कोई धनावेशित वस्तु स्थित है, ठीक है, ओके। और बहुत कम ही अल्फा कण जो है वो जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से लौट गए, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का समस्त धनावेश एक अति सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है। जो इस धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया, ठीक है।
तो ये भी चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। रदरफोर्ड ने किस एक छोटे से आयतन को, जिसमें परमाणु का धनावेशित भाग एक तरीके से रहता है, मतलब अति सूक्ष्म आयतन में जो है वो उसका समस्त धनावेश केंद्रित तो रहता है, उसका नाम क्या दिया? न्यूक्लियस दिया, यानी कि नाभिक दिया। तो ये था आपका जो है वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना। तो उपरोक्त परिणामों से के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया और परमाणु के मध्य में धनावेशित नाभिक का उन्होंने व्याख्या किया, जिसके चारों ओर बंद कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये उन्होंने इस विषय पे अपना परमाणु मॉडल दिया, ठीक है। लेकिन इनके भी परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, जिसके कारण जो है वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां, यानी ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इनके परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी? पहली कमी ये थी कि परमाणु के अस्तित्व की ये व्याख्या नहीं कर सके, है ना, कि इसका अस्तित्व कहाँ पे है। दूसरी इनकी में कमियां ये थी कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या ये सही से नहीं कर सके। तो ये दो कमियां रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में थीं, ठीक है। उसके बाद से इसमें सुधार करके नील्स बोर का परमाणु मॉडल आया, जो कुछ हद तक जो है वो सही रहा, है ना। नील्स बोर ने भी बहुत सारे सुधार किए और उसके बाद से अपना परमाणु मॉडल, परमाणु प्रतिरूपण जो है वो प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, नील्स बोर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है और चक्करों के लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल कार्य करता है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से कार्य करता है। भाई देखिए, अगर यहाँ पे मैं इस तरीके से नाभिक बना देता हूँ, ठीक है, और इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो वृत्तीय कक्षा में चक्कर काट रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस वृत्त में घूमने के लिए इसको कुछ ना कुछ बल चाहिए। तो ये बल कैसे प्राप्त होता है? तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और जो नाभिक होता है वो विद्युत रूप से धनावेशित होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके जो है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और यहीं पे एक अभिकेंद्र बल लगता है जो इलेक्ट्रॉन को जो है वो पूरी तरीके से चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घुमाता रहता है। तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल कार्य करता है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है, ठीक है। तो नील्स बोर का ये एक स्टेटमेंट था। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स नील्स बोर ने दिया था जिसको आपको पढ़ना है और इसको हमेशा पढ़ते रहना है, अन्यथा की स्थिति में ये भूल जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा इनका क्या पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि जितनी भी कक्षाएं हैं, जितने भी एक तरीके से ऑर्बिट्स हैं, उनमें जो है वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ ही एक निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इन कक्षाओं की जो त्रिज्या होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो निश्चित होती है। इन कक्षाओं में घूमते हुए ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करते, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। जिन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसमें ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। इन कक्षाओं को स्थिर कक्षा यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं या ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। इन कक्षाओं को कोश भी कहा जाता है, यानी कि इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन जिसमें चक्कर लगा रहे हैं इसको हम सेल भी कहते हैं, यानी कोश भी कहते हैं, ठीक है। ओके, अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स की जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो न तो ऊर्जा की कमी होती है और न ही वृद्धि होती है। और इन्होंने अगला अपना पॉइंट दिया कि स्थिर कक्षा में जो निश्चित कक्षा है उसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr जो होता है वो h/2 के पूर्ण गुणक के बराबर होता है, यानी कि 1h/2, दूसरे कक्षा के लिए 2h/2, तीसरे के लिए 3h/2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो स्थिर कक्षा निश्चित कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है mvr, जिससे हम mvr से डिनोट करते हैं, वो h/2 का पूर्ण गुणक होता है, ठीक है।
जैसे MVR बराबर NH/2 पाई, जहाँ N क्या है, कक्षाओं की संख्या है, जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा N की जगह पे उतना ही हम रख देंगे। M क्या है भाई, M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गति है यानी वेग है, ठीक है। R क्या है, तो कक्षा की त्रिज्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा भी जाता है कि कोणीय संवेग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो MVR बराबर NH/2 पाई होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट है आपका निल्स बोर का कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित मात्रा को अवशोषित करके उच्चतर कक्षा में आ जाते हैं और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ऊर्जा की निश्चित कक्षा में उत्सर्जित करके न्यूनतम कक्षा में कूदते हैं और ऊर्जा की इस निश्चित मात्रा को क्वांटम कहते हैं। एक क्वांटा का मान जो है वो h होता है। इस संकेत को h कहते हैं, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। जहाँ h क्या है, प्लांक नियतांक है। ये प्लांक नियतांक कई बार स्टूडेंट पूछा जाता है कि प्लांक नियतांक क्या है और इसका मात्रक क्या होता है। तो प्लांक नियतांक को हम h से डिनोट करते हैं, स्मॉल h से, और प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। क्या होता है, जूल सेकेंड होता है। और जो ये न्यू होता है ये आवृत्ति होती है। क्या होती है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी का मात्रक तो आप सभी जानते हैं, हर्ट्ज होता है, ठीक है ना। ओके, अगला पॉइंट निल्स बोर ने दिया कि नाभिक की ओर से प्रारंभ करके प्रथम द्वितीय एवं तृतीय कक्षाओं को क्रमशः 1 2 3 ... n अंकों द्वारा अथवा KLMN अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया गया। नाभिक की ओर से प्रथम कक्षा को K से, द्वितीय कक्षा को L से, तृतीय कक्षा को M से, और इस तरीके से ... जितने भी कक्षा है KLMNO इस तरीके से प्रदर्शित करते गया, ठीक है। अच्छा, सोमरफेल्ड का परमाणु सिद्धांत जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है, इससे बड़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं स्टूडेंट, है ना। प्रश्न क्या बनते हैं, देखिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। वृत्तीय कक्षा दीर्घवृत्तीय कक्षा का ही एक विशेष रूप है, ये चीज़ आप समझेंगे। इसके अलावा दूसरा आपका बताए थे सोमरफेल्ड कि कक्षाएं छोटे छोटे भागों में बटी होती हैं जिन्हें उपकोष कहते हैं। तो उपकोष अगर पूछा जाएगा कि उपकोष यानी सबसेल क्या है, तो जो कक्षाएं होती हैं यानी ऑर्बिट जो होते हैं वो छोटे छोटे भागों में बटे होते हैं जिन्हें उपकोष कहते हैं। अच्छा, ये उपकोष भी जो है वो छोटे छोटे भागों में बटे होते हैं जिन्हें हम कक्षक यानी ऑर्बिटल कहते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। जो कक्षाएं हैं ये छोटे छोटे भागों में बटी होती हैं जिनको उपकोष कहते हैं, और उपकोष भी छोटे छोटे भाग में बटे रहते हैं जिनको हम कक्षक कहते हैं यानी ऑर्बिटल कहते हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है कि दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग KH/2 पाई होता है। क्या होता है, KH/2 पाई होता है, जहाँ K एक पूर्ण संख्या है, 1 2 3 डैश इस तरीके से 4 5 6 इस तरीके से जाता है। K का मान जो है वो निर्भर करता है किस पर, उप ऊर्जा स्तर को ये प्रदर्शित करता है K का मान, ओके। अच्छा, सोमरफेल्ड ने कुछ और भी बातें बताई कि K का मान N के मान पर निर्भर करता है। K का मान क्या करता है, N के मान पर निर्भर करता है। N के किस मान के लिए, N के किसी भी मान के लिए K के N मान हो सकते हैं। यदि N बराबर 1 है तो K बराबर 1, N बराबर 2 है तो K बराबर 2, ठीक है। और इस तरीके से N बराबर 3 है तो K बराबर 1 2 3। मतलब क्या है कि N के किसी भी मान के लिए K के बहुत सारे मान हो सकते हैं। जैसे N का मान अगर 1 है तो K का मान 1 होगा, N का मान 2 है तो K का मान 1 2 होगा, N का मान 3 है तो K का मान 1 2 3 होगा। इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये सोमरफेल्ड का नियम है। यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, ये भी फॉर्मूला देख लीजिएगा, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। N/K बराबर दीर्घ अक्ष की लंबाई बटा लघु अक्ष की लंबाई। चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सिर्फ हमको पढ़ना है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि किताब वाले तो बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से हमारा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपको उसी पे ध्यान देना है। मैं जो चीज़ पढ़ाते समय ये कह दे रहा हूँ कि ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है या इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आप उसको ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना, ओके। क्योंकि बहुत बड़ा ये चैप्टर है, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो डेफिनेटली
समझ में नहीं आ सकती क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, कितने को तैयार करेंगे। ओके, तो पहले कोश में केवल एक उपकोष होते हैं। जो पहला कोश होता है उसमें केवल एक उपकोष होते हैं, इसे एस उपकोष कहते हैं। ठीक है, इसमें केवल एक कक्षक होता है जिसे एस कक्षक कहते हैं। एस कक्षक जो है वो गोलीय होता है और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो चीज़ें मैं इस पूरी लाइन के माध्यम से बता रहा हूँ ये आप बस ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो कोश है उसमें केवल एक उपकोष होता है, इसको हम एस उपकोष कहते हैं। क्या कहते हैं? एस उपकोष कहते हैं। एस उपकोष में एक कक्षक होता है, यानी एक ऑर्बिटल होता है। एस उपकोष में कितना होता है? एक ऑर्बिटल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा, जो एस कक्षक जो होते हैं इसका आकार जो है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एस कक्षक का आकार कैसा होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका गोलीय होता है। या एस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा चलिए अब और भी चीज़ें इससे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। और चीज़ें क्या है कि दूसरे कोश के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो दूसरा कोश हमारा क्या कहता है? दूसरा कोश हमारा ये कह रहा है कि दूसरे कोश में हमारा एस और पी 2 उपकोष है। दूसरे कोश में 2 उपकोष हैं, एस और पी। पी उपकोष में 3 कक्षक हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, है ना। ये जो है वो डंबल के आकार के होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एस कक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं? एस कक्षक गोलीय होते हैं। पी कक्षक जो होते हैं वो डंबल के आकार के होते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तीसरा कोश जो होता है उसमें 3 उपकोष होते हैं, एस पी डी। ठीक है, और डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ जो इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस कक्षक में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में कितने होते हैं? तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में कितने होते हैं? तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ में कितने होते हैं? तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स, तो कम से कम आपको ध्यान से सारी चीज़ों को समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये इतना बड़ा चैप्टर है कि फिर एक एक चीज़ को समझने में आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण बोरबरी योजना के अनुसार। अब बात आई कि जो परमाणु की कक्षाएं हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं, ऑर्बिट्स में हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करेंगे, तो इसके लिए बोरबरी स्कीम आई और इस स्कीम को ध्यान में रखते हुए हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में फील कर पाएंगे। ठीक है, तो बोरबरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1921 ईस्वी में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए एक नियम दिया और इस नियम के अनुसार कुछ चीज़ें स्पष्ट की गईं जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला नियम इनका ये था, पहला पॉइंट था ये था नियम में कि किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होगी, जहां n कक्षों की संख्या है। अगर मान लीजिए पहला कक्षा की बात करेंगे तो 2n स्क्वायर में n की जगह पे 1 रख देंगे, आपका अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, यानी पहली कक्षा में अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी कक्षा में अगर आप निकालना चाहें तो n की जगह पे 2 रख देंगे, तो n की जगह पे 2 रख देंगे तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर बराबर 4, तो दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n स्क्वायर होती है, जहां n क्या है? कक्षा की संख्या है। ठीक है ना, क्लियर है स्टूडेंट्स? वेरी गुड। दूसरा पॉइंट बोरबरी साहब ने यह बताया कि वाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 8 हो सकती है,
जो भी सबसे बाहरी कोष है, जो सबसे बाह्यतम कोष है, उसमें अधिकतम से अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसके अंदर वाले कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। जो बाह्य कोष है उससे एक पहले अंदर वाले कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अगला बोरबरी साहब ने ये कहा कि सबसे बाहरी कोष में 2 से अधिक और भीतरी कोष में n-1 में, मतलब जो सबसे बाहरी कोष है उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया और उसके भीतरी कोष में यानी कि n-1 कोष में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब अंतिम कोष से पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो। समझिएगा ज़रा, सबसे बाहरी कोष में तभी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या फिर उसके भीतरी यानी कि n-1 कोष में 9 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब अंतिम कोष से पहले कोष में, अंतिम कोष से एक पहले कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो, तभी जो है वो उसमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, अब अगला है आपका बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण होने पर फिर नई कक्षा प्रारंभ हो जाती है। अब अगर बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होगी तो इसके बाद फिर हमारी अगली कक्षा प्रारंभ हो जाएगी और उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने लगेंगे। तो ये सारे प्रश्न जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इनसे जो रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। अच्छा, बोरबरी योजना में भी कुछ अपवाद आए, कुछ एक्सेप्शंस आए, जिसके बेसिस पे बोरबरी स्कीम को हमें एक तरीके से इनको अपवाद के रूप में समझा गया। बोरबरी स्कीम में जो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये अच्छे तरीके से समझा नहीं पाए और इस तरीके से ये अपवाद हो गया। यहाँ पे बताया गया कि इलेक्ट्रॉन को भरते समय डी अथवा एफ कक्षक के पूर्णतया या अर्ध पूर्ण भरे हुए होने में भी ये केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो यहाँ कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन डी अथवा एफ में कूद जाता है। इस कारण अर्धपूर्ण एवं पूर्ण भरे उपकोषों का अधिक स्थायित्व होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाने की कोशिश किया गया और यही जो है वो बोरबरी योजना का अपवाद है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनों को भरें, ठीक है, तो भरते समय हमें ये ध्यान रखना होगा कि डी और एफ कक्षक में पूर्णतया या अर्धपूर्ण भरे होने में यदि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो, मतलब कोई भी अगर कक्षक है इस तरीके से, मान लीजिए तीन है, ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तीनों है, ठीक है, तो अगर अब तीसरा न हो तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि केवल मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो इस पूरे ऑर्बिट को भरने में, तो बाह्यतम कोष में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इसमें ले लेंगे और इसको अर्धपूर्ण या पूर्ण रूप से भर देंगे, जिससे ये क्या हो जाए, अधिक स्थायित्व हो जाए, मतलब स्टेबल हो जाए। तो ये कहने का मतलब था बोरबरी अपवाद के माध्यम से। जैसे क्रोमियम का ही देख लीजिए ना, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2, 8, 18, 1 है, कॉपर का सॉरी, और क्रोमियम का 2, 8, 13, 1 है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है वो अगर आप SPDF से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें जो है वो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा और 3D में जो है वो बाद में भरेगा। तो इस तरीके से बोरबरी योजना का अपवाद था। इससे रिलेटेड प्रश्न कभी कभी पूछे आते हैं। हालांकि क्रोमियम और कॉपर के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये पूछे आते हैं, तो इस तरीके से अगर स्पेशली इनको याद रख लेंगे तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18, 1 और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13, 1 होता है। ठीक है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए कुछ नियम प्रस्तुत किए गए। जैसे जैसे कठिनाइयाँ आती गईं अलग अलग नियम आते गए, जिससे हमें कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को भरने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले आया पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली ने ये बताया कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, एक कक्षक में, जैसे अगर मान लीजिए S है तो S में कितने कक्षक होते हैं, एक कक्षक होते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होनी चाहिए।
ठीक है। जैसे कि एक कक्षक अगर हम बनाएं तो इस तरीके से हमने एक कक्षक बनाया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रहेगा, तो एक दूसरा जो है वो इस तरीके से रहेगा। तो मतलब एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन तो रह सकते हैं, लेकिन उनकी चक्रण जो है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होनी चाहिए। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनों को जो कोशों में इस तरीके से न रख के हमने इस तरीके से रखा। इससे स्पष्ट होता है कि एक का चक्रण दूसरे के चक्रण से एकदम विपरीत है। तो ये है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, लेकिन उनकी चक्रण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होनी चाहिए। अच्छा, एक हुंड का भी नियम है, इससे भी प्रश्न बनता है कभी कभी। हुंड का नियम क्या है? हुंड साहब ने ये बताया था कि किसी भी उपकोष में यानी सबसेल में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन केवल उस कक्षा में प्रारंभ होता है, मतलब उस समय प्रारंभ होता है, युग्मन मतलब 2-2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा तब प्रारंभ होता है जब प्रत्येक कक्षा में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने बना दिया 3 कक्षा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करें तो जब तक तीनों में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएंगे, जब तक तीनों में क्या हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएंगे, तब तक उनका युग्मन यानी कि उनका पेयर नहीं होता है। जैसे ही 3-3 आ जाएंगे फिर जो है वो हमारा यहाँ से पेयर बनने लगेगा। तो इन्होंने ये कहा कि किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन केवल उस समय प्रारंभ होगा जब प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएं, उसके बाद ही हम युग्मन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब अगला आता है आपका अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया गया है कि ऊर्जा की तलस्थ अवस्था में परमाणु अल्पतम ऊर्जा वाले कोश में प्रवेश करते हैं, है ना। इस नियम से परमाणु में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण की जा सकने वाली जो ऊर्जा के स्तर का निर्धारण होता है। मतलब जो है वो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करेगा। सिंपल सी बात ये है। जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो एक 1s में भरेगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, 3d में, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 5f, 5d, 6p और 7s में भरेगा। तो ये क्रम है इलेक्ट्रॉनों का, मतलब उपकोषों में ऊर्जा स्तरों के निम्न क्रमों में एक तरीके से इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। तो ये है आपका अफबाउ प्रिंसिपल। अच्छा, अब अगला पॉइंट है आपका क्वांटम संख्याएं यानी कि क्वांटम नंबर। क्वांटम संख्याएं क्या होती है साहब? देखिए, जिस तरीके से आपका कोई ना कोई एड्रेस होगा कि आप उत्तर प्रदेश में या बिहार में इस ज़िले में रहते हैं, इस ज़िले में भी इस गांव में रहते हैं, इस गांव में भी इस घर में रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी पता लगाने के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन का भी पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसी है, इलेक्ट्रॉन का उस समय जो है वो चक्रण कैसा है, इलेक्ट्रॉन का जो है वो मतलब किस कोश में है, ये सभी चीज़ का पता लगाने के लिए क्वांटम संख्याओं का उपयोग किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो, है ना। तो हम कहेंगे कि परमाणु के नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन की स्थिति को परिभाषित करने के लिए 4 संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जो क्वांटम संख्याएं जिसे हम कहते हैं। सबसे पहला जो है वो है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा पे है द्विगंसी क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, द्विगंसी क्वांटम संख्या को हम एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं, क्वांटम नंबर कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हम चुंबकीय क्वांटम संख्या को कहते हैं, और चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर हम कहते हैं। तो ये एक तरीके से 4 प्रकार के क्वांटम संख्या है: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि मुख्य क्वांटम संख्या, इससे इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा ऊर्जा का पता चलता है। यह शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है। तो यहाँ से 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता लगाने के लिए किस क्वांटम संख्या का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का पता लगाने के लिए हमें मुख्य क्वांटम संख्या की ज़रूरत होती है, तो आप आसानी से उसको टिक कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कहेगा जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, क्या इसका मान शून्य हो सकता है? 4 ऑप्शन दे देगा, हाँ हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते, इनमें से कोई नहीं।
तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है यह शून्य को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, तो मतलब शून्य नहीं हो सकता, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। क्वांटम संख्याओं में दूसरा है आपका द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एजीमूथल क्वांटम नंबर। जो एजीमूथल क्वांटम नंबर है ये उपकक्षा यानी कि सबसेल के आकार को निर्धारित करता है। उपकक्षा के आकार को जो है वो ये निर्धारित करता है, कौन? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो क्वेश्चन पूछेगा कि उपकक्षा के आकार को कौन निर्धारित करता है, तो द्विगंशी यानी कि एजीमूथल क्वांटम नंबर निर्धारित करता है। जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और एजीमूथल क्वांटम संख्या को हम स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मान जो है वो शून्य से n-1 तक हो सकता है, यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान शून्य भी हो सकता है और शून्य से n-1 तक हो सकता है। L का कुल मान जो है वो प्रथम क्वांटम संख्या के बराबर होता है, ठीक है। और L का मान 0, 1, 2, 3 मान आने वाली द्विगांशम क्वांटम संख्याएं SPDF उपकक्षा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ बस आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ अगर आपने ध्यान रख लिया तो फिर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अगला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है चुंबकीय क्वांटम संख्याएं। तो जब भी पूछेगा कि इसका मान जो है वो L के मान पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो है वो एजीमूथल क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। अगर L का मान दिया गया है तो L के दिए गए मान के लिए m का मान जो है वो -1 से +1 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बस चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका कि चक्रण क्वांटम संख्या यानी स्पिन क्वांटम संख्या क्या है, तो यह इलेक्ट्रॉन के घुमाव की दिशा को निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। केवल दो ही मान इसके हैं, +1/2 और -1/2, ठीक है। अगर +1/2 होता है यानी कि ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, दक्षिणावर्त रोटेट कर रहे हैं, और अगर -1/2 है तो वामावर्त रोटेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है ना। तो यहाँ पे जो है वो हमने क्वांटम संख्याओं को आपको प्रदर्शित कर दिया है। अगला है आपका परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या। तो परमाणु क्रमांक और परमाणु संख्या एक ही है, इसको एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं। इसको सबसे पहले मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। मोज़ले नामक वैज्ञानिक ने 1913 ईस्वी में तत्वों के परमाणु के मौलिक रूप, मौलिक गुण यानी कि परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या, उसी को कहते हैं, इसकी खोज की थी। किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक पर उपस्थित समस्त जो धनावेश होता है उसकी संख्या को हम परमाणुओं की संख्या कहते हैं या परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको Z से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखेंगे, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। और परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। कब? जब उदासीन परमाणु हो, उस पर कोई भी चार्ज न हो, तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जब कोई चार्ज होता है तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या ही सिर्फ होता है, ठीक है ना। ओके। अच्छा, ये जो द्रव्यमान संख्या है इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, उसको आपको याद रखना है। ट्रिक से मैं याद करवा देता हूँ, आपको ध्यान रखना है। जब भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको बताना है। सबसे पहले द्रव्यमान संख्या, मास नंबर हम इसको कहते हैं। किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो है वो नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होती है। इसे हम कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है स्टूडेंट प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। एक और फॉर्मूला है द्रव्यमान संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब आप कहेंगे भाई याद कैसे होगा, तो देखिए आगे का एक एक आप शब्द ले लीजिए। 10 बराबर पस प्लस नस, 10 बराबर पक प्लस नस, 10 बराबर इक प्लस नस, है ना, ठीक है। 10 बराबर इस प्लस नस, तो 10 बराबर यहाँ पे हो गया पस प्लस नस, और 10 बराबर पक प्लस नस, और फिर 10 बराबर इस प्लस नस। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक की मदद से भी याद कर सकते हैं, है ना। या फिर आप जानते हैं कि द्रव्यमान संख्या को A से प्रेजेंट करते हैं, तो A बराबर Z प्लस N, जहाँ Z क्या है, परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या के साथ किसी भी परमाणु को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है।
ZXA, जहाँ पे Z क्या है, अगर नीचे कोई भी चीज़ लिखा गया है इसका मतलब वो उसका परमाणु क्रमांक है, और बीच में जो लिखा गया है वो तत्व है, और ये जो ऊपर लिखा गया है ये आपका क्या है, द्रव्यमान संख्या है यानी परमाणु भार है। जैसे जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपका हाइड्रोजन लिख दो 1H1, यानी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी एक है, परमाणु भार भी एक है। तो इस तरीके से चाहे यूरेनियम लिख दो 92, यूरेनियम 235, यानी कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है, परमाणु भार 35 है, 235 है, 92 यूरेनियम 235। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य भी दिया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको भी पढ़ते रहिएगा कि परमाणु की त्रिज्या जो होती है वो इतनी मीटर होती है, इसका भार इतना होता है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। तत्वों में सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु जो है वो हाइड्रोजन का होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं, तो आप एक एक करके सबको पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके 10th लेवल की ना हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही समस्थानिक संभारिक वाला कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें जो है परमाणु क्रमांक समान होता है समस्थानिक कहलाते हैं, जिसमें परमाणु भार समान होता है वो संभारिक कहलाते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट आप ध्यान रख सकते हैं। समस्थानिक का एग्जाम्पल हाइड्रोजन वाला आप बता देंगे, ठीक है, संभारिक का आप बता देंगे कैल्शियम वाला और आर्गन वाला। तो इस तरीके से आप जो है वो आसानी से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो इसका रिवीजन करते रहिएगा स्टूडेंट, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें सारी चीज़ें थ्योरेटिकल ही हैं, है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे जो हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, लेकिन जो आपका चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थ्योरेटिकल है। तो बस इसको पढ़ने से ही संभव है, अगर पढ़ेंगे नहीं, अगर इसको बार बार रिवीजन नहीं करते जाएंगे तो डीपली कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता चल पाएगा। फिर क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा इतने बड़े चैप्टर में, फिर आपको पता नहीं चल पाएगा, है ना। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी मेहनत लगा पढ़ाने में, तो इस मेहनत को इसी तरीके से व्यर्थ मत कर दीजिएगा। आप भी जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, बीच बीच में टेस्ट भी आपको लिया जाएगा जिससे आपकी तैयारी मेंटेन रहे और काफ़ी अच्छे से आप प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही मुझे आपको बताना था। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे एप्लीकेशन को 5 स्टार की रेटिंग दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, टेक केयर।